हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 29 सितंबर 2024 और हम बात करने वाले हैं रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, यानी कि जो भी उस दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। उनका जो भी एक्सप्लेनेशन होता है यहाँ पर पूरा बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पर उसको समझाया जाता है। करंट अफेयर्स क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पर जीके के भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, उनको भी कवर किया जाता है। तो ये जो वीडियो है सिर्फ करंट अफेयर्स के परिदृश्य से ही नहीं बल्कि जीके के परिदृश्य से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हम बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे की ओर और बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। तो आज का हमारा सबसे पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड रेबीज डे, ये कब मनाया गया या कब मनाया जाता है। तो ए ऑप्शन है 21 सितंबर, बी ऑप्शन है 23 सितंबर, सी ऑप्शन है 28 सितंबर और डी ऑप्शन है 24 सितंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रत्येक वर्ष 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस या फिर कह सकते हैं वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है। आगे अगर हम बात करें तो आर्टिकल में भी आप देख सकते हैं वर्ल्ड रेबीज डे ये 28 सितंबर को मनाया जाता है। डिटेल में अगर हम जानकारी की बात करें तो हर साल 28 सितंबर को लोगों को अवेयर करने के लिए, यानी कि लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है। इस दिन का जो उद्देश्य है वह रेबीज से निपटने के प्रयासों को बढ़ावा देना और रोकथाम के महत्व को उजागर करना है। ये इस दिन का जो उद्देश्य होता है, यानी कि जो रेबीज होता है इससे कैसे बचा जा सकता है, इससे बचने के लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, कैसे इसके रोकथाम की जा सकती है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको लोगों तक पहुंचाना, उनके बारे में लोगों को अवेयर करना इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य होता है। आप सभी लोग जानते हैं जो रेबीज होता है वो विभिन्न प्रकार के जो जानवर होते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे कुत्ता हो गया, तो उसके जो सलाइवा होती है, जो लार होती है, उसमें रेबीज़ के जो वायरस होते हैं ये वहाँ पर होते हैं। फिर उसके द्वारा जब किसी भी स्वस्थ मनुष्य को काटा जाता है तो बाय ब्लड कांटेक्ट के द्वारा ये जो रेबीज़ होते हैं ये मनुष्य के अंदर पहुँच जाते हैं और मनुष्य को उससे ग्रसित कर लेते हैं। तो इन सभी बातों के लिए, इन सभी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए यह जो दिवस है यह मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम के बारे में अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थीम है, ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज, यानी कि जो रेबीज होता है उसकी जो बाउंड्रीज होती है, उसकी जो सीमा होती है उसको कैसे तोड़ें। इसकी जो थीम है इस वर्ष की वह यही रखी गई है, ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज। इंपॉर्टेंट थीम है क्योंकि छोटी है और जो छोटी थीम होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है रेबीज डे जो पहली बार ये 2007 में मनाया गया था, यानी कि 2007 में पहली बार जो रेबीज डे है इसको मनाने की घोषणा की गई थी कि अब मतलब प्रत्येक वर्ष ये 28 सितंबर को रेबीज डे मनाया जाएगा। इसकी घोषणा 2007 में की गई थी। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के एंड्रो विलेज को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम 2024 के रूप में मान्यता दी गई, यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसके गांव का नाम है एंड्रो, यानी एंड्रो विलेज है, और इस एंड्रो विलेज को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम 2024 के रूप में मान्यता दी गई है। तो ए ऑप्शन है नागालैंड, बी ऑप्शन है मणिपुर, सी ऑप्शन है त्रिपुरा और डी ऑप्शन है छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी मणिपुर राज्य का ये एक विलेज है, गांव है एंड्रो, और इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में मान्यता दी गई है। आगे अगर हम डिटेल में बात करें, यहाँ पर आप आर्टिकल में भी देख सकते हैं, फ्राइडे 27 सितंबर 2024 विज्ञान भवन नई दिल्ली में ये जो मान्यता है, ये जो दी गई है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में इसको मान्यता जो दी गई है वह मणिपुर के एंड्रो गांव को विरासत श्रेणी में, यानी जो विरासत श्रेणी होती है उसमें सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में इसको मान्यता दी गई। पुरस्कार समारोह जो है अभी हमने बताया 27 सितंबर 2024 को विश्व पर्यटन दिवस समारोह के दौरान नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ, यानी पुरस्कार समारोह हुआ कहाँ पर, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। कब हुआ, 27 सितंबर 2024 को विश्व पर्यटन दिवस जो मनाया गया अभी उसी के दौरान ये जो पुरस्कार है इसका समारोह का आयोजन किया गया। एंड्रो विलेज जो है उसकी प्राचीन अग्नि पूजा परंपरा, यानी कि जो अग्नि पूजा वहां की होती है, प्राचीन अग्नि पूजा है उसकी परंपरा और ऐतिहासिक मंदिर सहित उसकी अनूठी जो सांस्कृतिक विरासत है, इसके लिए इस विलेज को, इस गांव को चुना गया है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हम बढ़ते हैं
तो अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए? यानी अभी 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए गए हैं। परम सुपर कंप्यूटर नाम रखा गया है इनका रुद्र, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो परम रुद्र कंप्यूटर किसके द्वारा लॉन्च किए गए? तो ए ऑप्शन है अमित शाह, बी ऑप्शन है राजनाथ सिंह, सी ऑप्शन है पीएम नरेंद्र मोदी, डी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए गए हैं। आगे अगर हम डिटेल में बात करें, आप यहाँ पे आर्टिकल में भी देख सकते हैं परम रुद्र कंप्यूटर, और डिटेल में हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 परम सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए। ये जो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन है, इसके तहत ये विकसित किए गए हैं और इन सुपर कंप्यूटरों को 26 सितंबर 2024 को लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट है कि ये किसके द्वारा विकसित किए गए हैं? तो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग जो मिशन है उसके द्वारा इन परम रुद्र कंप्यूटर को इनको बनाया गया है, विकसित किया गया है और इनको लॉन्च किया गया 26 सितंबर 2024 को लॉन्च किया गया। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सुपर कंप्यूटर 3 प्रमुख शहरों में स्थापित किए गए हैं। ये 3 कौन कौन शहर हैं? पुणे, दिल्ली और कोलकाता। ये जो 3 प्रमुख शहर हैं, इन 3 प्रमुख शहरों में इनको स्थापित किया गया है। ये जो परियोजना है सुपर कंप्यूटर यानी कि परम रुद्र सुपर कंप्यूटर की जो परियोजना है, इसमें अगर मूल्य की बात की जाए तो लगभग 130 करोड़ रुपए खर्च होने का इसमें अनुमान है। यानी कि इस परियोजना में मूल्य लगभग 130 करोड़ रुपए है इस परियोजना का मूल्य। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने IBSF वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? यानी कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने IBSF वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर आप सभी लोग जानते हैं, स्नूकर का जो खेल होता है उस स्नूकर में चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये ऑप्शन है कमल चावला, बी ऑप्शन है अमित कमानी, सी ऑप्शन है आदित्य मेहता और डी ऑप्शन है पंकज आडवाणी। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर जितने भी प्लेयर्स के नाम दिए गए हैं ये सभी स्नूकर से ही संबंधित हैं, सभी स्नूकर से संबंधित हैं। ऐसा जो क्वेश्चन है ये ज़्यादातर SSC के एग्जाम्स में या रेलवे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर आप ये प्लेयर्स जितने भी देख रहे हैं ये सभी खिलाड़ी स्नूकर से संबंधित हैं। और ये जो IBSF वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है वो जीता है कमल चावला ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और स्नूकर होता क्या है? स्नूकर आप सभी लोग जानते हैं, एक टेबल होती है और वहाँ पर एक स्टिक होती है, ढेर सारे गेंद रखे हुए होते हैं रेड वाइट कलर के, और उन पे जो स्टिक के द्वारा निशाना लगाया जाता है वही होता है स्नूकर का खेल। आप सभी लोग समझ गए होंगे। और इस स्नूकर के खेल में जो स्वर्ण पदक जीता है वो कमल चावला ने जीता हुआ है। आगे अगर हम डिटेल में बात करें तो कमल चावला ने IBSF वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। कब? 25 नवंबर 2024 को इसका आयोजन किया गया और इसमें ही जो कमल चावला हैं इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। इसका आयोजन किया कहाँ गया? तो इसका आयोजन मंगोलिया के उलान बटोर में किया गया, यानी मंगोलिया के उलान बटोर में इसका आयोजन हुआ। और इन्होंने किसको हराया फाइनल में? तो पाकिस्तान के अजमत इकबाल को इन्होंने 6-2 से हरा करके स्वर्ण पदक जीत लिया है। यानी कि अगर उपविजेता की बात की जाए फाइनल में इनका मुकाबला किससे हुआ तो पाकिस्तान के अजमत इकबाल जो हैं उनके साथ में इनका मुकाबला हुआ और 6-2 से इन्होंने अजमत इकबाल को हराया और कमल चावला ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत ने इस प्रतियोगिता में 3 कांस्य पदक भी जीते, जिसमें पुरुष वर्ग में मलकीत सिंह, विद्या पिल्लई और महिला वर्ग में कीर्तन पांडियन ये शामिल थे। और इस प्रकार से 3 कांस्य पदक आए और एक जो स्वर्ण पदक जीता वो कमल चावला ने जीता। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्र भ्रमण के लिए तेलंगाना दर्शनी योजना शुरू की है? तो ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है तेलंगाना, सी ऑप्शन है केरल और डी ऑप्शन है नई दिल्ली। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, तेलंगाना दर्शनी योजना, और ये छात्रों के भ्रमण के लिए यानी छात्रों को टूर पे ले जाने के लिए ये जो योजना है वो शुरू की गई है। तो ये जो योजना है तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का एक्यूरेट आंसर है, एग्जैक्ट आंसर है तेलंगाना, नाम से ही स्पष्ट है। तो तेलंगाना दर्शनी योजना तेलंगाना राज्य सरकार ने शुरू की है छात्रों के भ्रमण के लिए। आगे अगर हम डिटेल में बात करें
तो तेलंगाना सरकार ने छात्र भ्रमण के लिए तेलंगाना दर्शनी योजना शुरू की है। इसका जो उद्देश्य है वो छात्रों को कक्षा के बाहर गहन शिक्षण अनुभव प्रदान करना है। यानी होता क्या है, कई सारी जो शिक्षण विधियां होती हैं उनमें एक शिक्षण विधि होती है जिसको हम बोलते हैं भ्रमण विधि, और इस भ्रमण विधि के द्वारा जो छात्र होते हैं वो बाहरी जो वातावरण होता है उससे कनेक्ट होते हैं, और बाहरी वातावरण से कनेक्ट होकर के प्रत्यक्ष अनुभव लेकर के बहुत ही अच्छी तरीके से सारी ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके वो सीखते हैं। और ये जो सीखना होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्थायी होता है सीखना। इसी के लिए ये जो तेलंगाना सरकार है इन्होंने क्या किया है कि छात्रों को कक्षा के बाहर गहन शिक्षण का जो अनुभव प्रदान करने के लिए तेलंगाना दर्शनी योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत छात्रों को टूर पे ले जाया जाएगा, बाहर भ्रमण पर ले जाया जाएगा, और उसको वहाँ के बारे में, उस कल्चर के बारे में, वहाँ के स्थान के बारे में, जो कुछ भी वहाँ की स्थिति होगी उस सब के बारे में बताया जाएगा और उनको और अधिक अच्छे से अनुभव प्रदान किया जाएगा। आगे अगर हम बात करें, यह जो कार्यक्रम है ये कक्षा 2 से लेकर स्नातक तक के विभिन्न आयु समूहों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है। यानी कि अगर हम बात करें तो यह जो योजना शुरू की गई है, यह जो कार्यक्रम शुरू किया गया है वो कक्षा 2 से लेकर के स्नातक तक विभिन्न आयु वर्ग के समूह के जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनकी जो शैक्षिक आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये बनाया गया है कार्यक्रम। आगे बात करें, कक्षा 5 से 8 तक के जो विद्यार्थी हैं वो अपने स्कूल से 20 से 30 किलोमीटर के दायरे में दिवसीय भ्रमण में भाग ले सकेंगे। यानी कि कक्षा 5 से कक्षा 8 तक के जो विद्यार्थी होंगे वो अपने स्कूल के 20 से 30 किलोमीटर के दायरे में ही भ्रमण करेंगे और केवल दिवसीय भ्रमण करेंगे, यानी दिन वाला ही भ्रमण करेंगे। और इससे ऊपर के यानी कि 8th क्लास के ऊपर के जो छात्र होंगे वो अपने स्कूल से लगभग 50 किलोमीटर के दायरे में दिवसीय भी भ्रमण कर सकते हैं और रात्रि भ्रमण भी कर सकते हैं। उनको जो नाइट के लिए जो भ्रमण होता है, नाइट के लिए जो टूर होता है उस पर भी ले जाया जा सकेगा। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने तेलंगाना में भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया? यानी तेलंगाना राज्य में भारतीय कला महोत्सव का जो उद्घाटन है वो किसने किया? तो ए ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, बी ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, सी ऑप्शन है ओम बिरला और डी ऑप्शन है डी.वाई. चंद्रचूड़। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने तेलंगाना में भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया है। आगे अगर हम डिटेल में बात करें तो तेलंगाना में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया, और हाल ही में जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं ये तेलंगाना के दौरे पर थी, तेलंगाना गई हुई थी और वहीं पर इन्होंने भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने हैदराबाद के नालसार जो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है वहां के 21वें दीक्षांत समारोह में इन्होंने हिस्सा लिया और वहीं पर भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन भी किया। बात करें 8 दिवसीय जो कला महोत्सव है इसमें पूर्वोत्तर राज्यों की कला, संस्कृति, शिल्प और पाक कला की विविधता का प्रदर्शन किया जाएगा। यानी जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, आप सभी जानते हैं पूर्वोत्तर तरफ जो भी राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश हो, मणिपुर हो, ये जितने भी वहां पर स्टेट है, नागालैंड है, इन सबकी जो कला होगी, संस्कृति होगी, शिल्प होगा और पाक कला की जो विविधताएं होंगी, इन सब का जो प्रदर्शन है ये 8 दिवसीय कला महोत्सव में किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, के.की.एन. दारूवाला का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया, वो कौन थे या फिर कह सकते हैं वो किससे संबंधित थे? तो ये ऑप्शन है अंग्रेजी कवि, बी ऑप्शन है पूर्व आईपीएस अधिकारी, सी ऑप्शन है दोनों और डी ऑप्शन है राजनेता। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो के.की.एन. दारूवाला हैं जिनका अभी लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया, ये एक बहुत ही अच्छे अंग्रेजी कवि, लेखक और पूर्व आईपीएस अधिकारी भी थे। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगर हम डिटेल में बात करें तो के.की.एन. दारूवाला जो हैं इनका अभी हाल ही में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे एक प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि और पूर्व आईएएस अधिकारी थे और जो के.की.एन. दारूवाला हैं ये भारत के सबसे प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखकों में से एक हैं। यानी कि ये बहुत ही भारत के बहुत ही प्रतिष्ठित अंग्रेजी लेखक भी हैं, अंग्रेजी राइटर भी हैं और वे अपनी लघु कथाओं के लिए भी जाने जाते हैं। यानी कि इनको लघु कथाएं जो होती थी वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं इनकी लघु कथाएं, और एक अंग्रेजी लेखक के रूप में इनको काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि भी मिली हुई है। इसके साथ साथ इन्होंने जो
रॉ है उसको भी ज्वाइन किया था, क्योंकि ये आईपीएस अधिकारी भी थे, तो इन्होंने कुछ समय के लिए यानी कि ये रॉ में भी रहे और ये एक प्रसिद्ध लेखक भी हैं। बात करें उनकी जो पहली कविता पुस्तक है उसका नाम है अंडर ओरियन, ये इनकी फर्स्ट पुस्तक थी। और फिर उनकी जो दूसरी पुस्तक आई अपेरिजन इन अप्रैल, इसके लिए इन्हें उत्तर प्रदेश का राज्य पुरस्कार भी मिला हुआ था। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की हम बात करें तो हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल शुरू की गई है? यानी कि पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल जो है ये किसके द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो ये ऑप्शन है पर्यटन मंत्रालय, बी ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, सी ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और डी ऑप्शन है सहकारिता मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पर्यटन मंत्रालय के द्वारा पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी जो पहल है ये शुरू की गई है। बात करें अगर हम आर्टिकल में देखते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म लॉन्चेस पर्यटन मित्र एंड पर्यटन दीदी इनिशिएटिव। अगर हम डिटेल में बात करें तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी जो पहल है इसकी शुरुआत की गई है। कब की गई? तो बात करें 27 सितंबर 2024 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर, यानी अभी जो विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया उसके अवसर पर ये जो पर्यटन दीदी और पर्यटन मित्र जो पहल है इसकी शुरुआत की गई, इसको लॉन्च किया गया। इस पहल का जो मुख्य उद्देश्य है वो जो यात्री होते हैं उनके समग्र यात्रा अनुभवों को बेहतर बनाना है। यानी कि जो पर्यटन मित्र होंगे, पर्यटन दीदी होंगी, तो जो भी यात्री आते हैं देश में उनका मार्गदर्शन करेंगे, उनको यात्रा का अनुभव बेहतर कराएंगे। इसके लिए ये जो पहल है इसको लॉन्च किया गया है। इसका जो प्रयास है ये एक प्रमुख फोकस महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षित करना है। यानी कि ये जो प्रयास किया गया है पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल का, इसका जो प्रमुख फोकस है वह महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षित करना। यानी जो पर्यटन पहल है इसके लिए ये फोकस रहेगा केवल महिलाओं पर, और पर्यटन मित्र जो है ये युवाओं पर फोकस करेगा और युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। जो पर्यटन यहाँ पर आएंगे तो जो युवा होंगे उनके लिए पर्यटन मित्र यानी कि जो मेल्स होंगे लगभग पर्यटन मित्र के द्वारा, और जो महिलाएं होंगी उनको पर्यटन दीदी के द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा और उनको यात्रा में बेहतर से बेहतर अनुभव प्रदान किया जाएगा। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में जापान के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी जापान में चुनाव संपन्न हुए हैं और वहां पर नए प्रधानमंत्री बनकर के अभी सामने आएंगे। तो कौन जो होंगे वो जापान के अगले प्रधानमंत्री होंगे? तो ए ऑप्शन है शिंजो आबे, बी ऑप्शन है फूमियो किशिदा, सी ऑप्शन है शिगेरू इशिबा और डी ऑप्शन है योशिहिदे सुगा। तो अगर हम इस प्रश्न के आंसर की बात करें तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी शिगेरू इशिबा जो हैं ये जापान के अगले प्रधानमंत्री होने वाले हैं। अगले जो प्रधानमंत्री हैं वो शिगेरू इशिबा होंगे। इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे वो थे फूमियो किशिदा, ये इससे पहले थे। और शिंजो आबे की बात की जाए तो ये और इससे पहले थे, यानी कि इनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई थी शिंजो आबे की, और ये जापान के प्रधानमंत्री ये भी थे। लेकिन वर्तमान में जो जापान के अगले प्रधानमंत्री होने वाले हैं वो हैं शिगेरू इशिबा, ये नए प्रधानमंत्री होने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे इनको देख भी सकते हैं। और अगर हम डिटेल में बात करें तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, यानी इनकी पार्टी का नाम भी पूछा जा सकता है, खासकर जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है इनकी पार्टी का नाम भी। तो ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं शिगेरू इशिबा और ये जापान के अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। जो शिगेरू इशिबा हैं ये कट्टरपंथी राष्ट्रवादी, यानी जो कट्टरपंथी राष्ट्रवादी हैं साने ताकाइची, ये इनके जो खिलाफ थे उनके खिलाफ फिर दूसरे दौर में जीत इन्होंने हासिल की। यानी ये जो इशिबा हैं और ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। ये कट्टरपंथी राष्ट्रवादी हैं साने ताकाइची और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से शिगेरू इशिबा हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे, लेकिन दूसरे दौर में जो जीत मिली उस शिगेरू इशिबा को जीत हासिल हुई। जो शिगेरू इशिबा हैं इनको 215 वोट मिले, जबकि जो ताकाइची इनको 194 वोट मिले। इस प्रकार से 215 वोट के साथ शिगेरू इशिबा जो है ये अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। शिगेरू इशिबा अक्टूबर में संसद के सत्र शुरू होने के बाद अगले प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालेंगे। यानी अक्टूबर में जब जापान की संसद का सत्र शुरू होगा, उसी सत्र शुरू होने के दौरान ही
ये अगले प्रधानमंत्री के पदभार के रूप में ये शपथ लेने वाले हैं, यानी शपथ लेंगे और उसके बाद से जापान के अगले प्रधानमंत्री ये पूर्णतः बन जाएंगे। बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा ये लास्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 की मेजबानी करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर अगर किसी भी देश की मेजबानी करने की बात हो तो वो इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है, और बात जब भारत की हो कि भारत जो मेजबानी कर रहा है तो वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो कौन सा ऐसा देश है जो विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 की मेजबानी करेगा? तो ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है भारत और डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी जो भारत है वो विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 की मेजबानी करने वाला है। अगर हम डिटेल में बात करें तो विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 की मेजबानी भारत करेगा। कब? ये जो मेजबानी है वो 15 से 2024 अक्टूबर तक होने वाली है, और इसका जो आयोजन है वो नई दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाला है। इससे पहले 14 अक्टूबर को वैश्विक मानक संगोष्ठी आयोजित की जाएगी, यानी कि 15 अक्टूबर से विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का जो आयोजन है वो शुरू किया जाएगा, लेकिन उससे पहले एक दिन पहले 14 अक्टूबर को वैश्विक मानक संगोष्ठी जो है वो आयोजित की जाएगी। इसका जो आयोजन है वो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा प्रत्येक 4 वर्ष पर किया जाता है, यानी कि जो विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का जो संचालन होगा, इसका जो आयोजन है वो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार जो संघ है जिसे हम ITU के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा प्रत्येक 4 वर्ष में किया जाता है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन थे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आने वाली जो भी एग्जाम्स हैं उन्हीं के पर्दे से केवल वही क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर किया गया है जो कि इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। बाकी इधर उधर के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको नहीं लिया जाता है, केवल और केवल इंपॉर्टेंट प्रश्न ही यहाँ पर कवर कराए जाते हैं। तो अगर आपको ये प्रश्न पसंद आए हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।